आ जाओ बेटा रेडॉक्स रिएक्शन। अब देखो रेडॉक्स रिएक्शन छोटा सा चैप्टर है, रेडॉक्स रिएक्शन एक छोटा सा चैप्टर है। यहाँ पे देखिए बेटा क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन वो होती है जहाँ पे बेटा साइमल्टेनियसली ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है। ऑक्सीडेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीज हो। रिडक्शन को हम लोग कहाँ बोलते हैं, जहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो बेटा, डिक्रीज हो। बिल्कुल सही है। ऑक्सीडेशन नंबर किसके बेसिस पे होता है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर होता है किसके बेसिस पे, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे। अब यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए बेटा, जैसे आपका हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन, यहाँ पे आपका हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीडेशन +1 रही। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा जो हाइड्रोजन है आपकी, हाइड्रोजन की अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है। कितनी हो सकती है बेटा, +1 भी हो सकती है, -1 भी हो सकती है। और अगर सपोज करो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन है, दोनों एटम सेम है, याद रखिएगा जब आपके दोनों एटम सेम होते हैं तो यहाँ पे जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कुछ भी डेवलप नहीं होती, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या बन जाती है, 0 बन जाती है। फ्लोरीन क्या है बेटा, फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो फ्लोरीन हमेशा -1 में एग्जिस्ट करेगा। कैसे एग्जिस्ट करेगा, -1 में एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की जनरली कितनी होती है बेटा, -2 होती है। ऑक्सीजन की जनरली -2 होती है, एक्सेप्ट कुछ केसेस हैं क्या, जैसे परऑक्साइड है जहां पे -1 है, जहां पे O2F2 या OF2 जहां पे +1 होती है, और सुपर ऑक्साइड्स हैं जहां पे हाफ भी होती है। तो ये पेट में बात बेटा हजम होनी चाहिए कि फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है, फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट पॉसिबल होती है। ठीक है, एक और ये देखो अमलगम, अमलगम यहाँ पे देखो बेटा सोडियम और मरकरी। तो यहाँ पे ध्यान रखना बेटा जो आपका सोडियम है वो रिएक्शन नहीं कर रहा है, वो क्या है बेटा, 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो याद रखिएगा अमलगम में सोडियम 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है। ठीक है, एक्स वाला मेथड, एक्स वाला मेथड बेटा अपन को पता है, एक्स वाला मेथड अपन को पता है। जैसे सपोज करो सल्फेट की बोल रहा है, जैसे सपोज करो सल्फेट की बोल रहा है, तो हाइड्रोजन है बेटा कितने हैं, 2, तो 2 × +1। हाइड्रोजन जनरली +1 में करता है, जनरली मतलब मेजॉरिटी केसेस में वो क्या करेगा, +1 में। सल्फर की x मान लिया, ऑक्सीजन के कितने बेटा, 4 हैं, तो यहाँ पे क्या करूंगा 4 × -2, ऑक्सीजन भी जनरली किस में होता है, -2 में, इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे x क्या आ गया बेटा, यहाँ पे x आ गया +6, यहाँ पे x कितना आ गया बेटा, +6 आ गया। ठीक है, तो सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +6 हो गई। ठीक है, चलो अब यहाँ पे एक बार देखिए, अब यहाँ पे एक बार देखिए, यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, ये वाला एक्स वाला मेथड है, इस चीज को दिखाना चाह रहा हूँ। ये कौन सा है बेटा, ये आप लोगों का ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है। ये मैंने बेटा आपको 5000 करोड़ बार बता दिया है, और आज बेटा 5000 करोड़ और एक बार बता रहा हूं क्या, FeH2O5 और NO। यहाँ पे बेटा जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +1 होती है। वाटर किस में होता है, 0 में होता है, और NO किस में होता है बेटा, +1 में होता है। याद रखिएगा बेटा ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपसे पूछी जा सकती है। ठीक है, ठीक है, अब देखिए बेटा मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पे देख लो बेटा मैक्सिमम और मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे लगाते हैं। सबसे पहली बात तो ये चीज आप लोग हर जगह नहीं लगा सकते, है ना, ये चीज आप लोग हर जगह नहीं लगा सकते। कहाँ कहाँ लगा सकते हो, ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग लगाइएगा, ये गड़बड़ लिख रखा है, ये 2 है और ये 6 है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बेटा, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अगर आपका ग्रुप 14 है, ग्रुप 14 कौन सी होती है बेटा, कार्बन फैमिली। तो कार्बन फैमिली की लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, -4 होती है, और हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, +4 होती है। ग्रुप 15 नाइट्रोजन फैमिली, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट बेटा -3, मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बेटा, +5। ग्रुप 16 ऑक्सीजन फैमिली, लोएस्ट बेटा -2, हाईएस्ट बेटा +6। उधर ही बेटा एक और लिखो, ग्रुप 17 हैलोजेंस, लोएस्ट -1, हाईएस्ट +7। ठीक है, तो ये एक क्या है, रेंज है। जैसे बेटा आप लोग लो मैंगनीज, मैंगनीज की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, ये आपको पता होनी चाहिए, कितनी होती है बेटा, +7 होती है। जैसे बेटा क्रोमियम मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा, आपकी +6 होती है। ये वैल्यू आप लोगों को ध्यान रहनी चाहिए। देखो उसके बाद है बेटा आपका है कैरोज एसिड, है ना। अब यहाँ पे देखो कैरोज एसिड है, अब कैरोज एसिड इनके स्ट्रक्चर आपको आने चाहिए, है ना। यहाँ पे मैं बनाते हुए चलूंगा, कौन सा है बेटा, कैरोज एसिड। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो आपका ये होता है H2SO5, तो ऐसा कुछ रहता है, S डबल बॉन्ड O, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH,
यहाँ पे OOH ये रहता है। इधर सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है बेटा? +6 रहती है। सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती है बेटा? +6 रहती है। इसी का भाई कौन है बेटा? इसी का भाई है मार्शल एसिड। इसी का भाई है बेटा मार्शल एसिड। क्या फॉर्मूला है बेटा? H2S2O8 ये फॉर्मूला है। ठीक है, अब सर इसका स्ट्रक्चर कैसे बनता है? इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से बनता है, S डबल बॉन्ड O, यहाँ पे बेटा OH, यहाँ पे बेटा O डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH। ठीक है, ऐसा कुछ इसका स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे परऑक्सी लिंकेज है, जहाँ पे भी बेटा ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड होता है उसे परऑक्सी लिंकेज बोलते हैं। इधर भी बेटा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? +6। इधर भी कितनी होती है बेटा? +6। ठीक है, ठीक है। इसके बाद कौन होता है बेटा? इसके बाद बेटा कौन होता है? इसके बाद बेटा कौन होता है? इसके बाद होता है आपका बेटा CrO5। कौन सा स्ट्रक्चर बेटा? पंछी पन्नू उड़ती पन्नू अस्तमक नमी। ठीक है बेटा, कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। कहंदी तू बटरफ्लाई इत्थे नू चलनी है ना। CR डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, यहाँ पे O, ये स्ट्रक्चर रहता है। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ पे बेटा सल्फर की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? सॉरी सल्फर नहीं, क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है बेटा? +6 होती है। ठीक है, और ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? कौन सा स्ट्रक्चर होता है बेटा? केकड़ा स्ट्रक्चर। ये वाला कौन सा स्ट्रक्चर होता है? केकड़ा स्ट्रक्चर होता है। यहाँ पे क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे देखो ये 3 पॉइंट बेहद इंपॉर्टेंट है। ये 3 पॉइंट बेटा बेहद इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से पॉइंट है? सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है, सुनिए ध्यान से क्या बोल रहा है। यहाँ पे बोल रहा है कि अगर कोई सा भी एलिमेंट, एन एलिमेंट हैविंग हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, अगर कोई सा भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा तो कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। कैन एक्ट ओनली एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैसे बिहेव करेगा? +7 में। अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो कैसे बिहेव करेगा? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। अगर अपने मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट में रहेगा तो कैन बिहेव ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। जैसे -4 कार्बन -4 बेटा, कार्बन -4 तो कैसे बिहेव करेगा? ओनली एज रिड्यूसिंग एजेंट। और अगर कोई सा भी एलिमेंट इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोई सा भी एलिमेंट अगर इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो दोनों की तरह बिहेव करेगा, बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। यहाँ पे देखो बेटा HNO2, यहाँ पे नाइट्रोजन किस में बेटा? +3 में। यहाँ पे नाइट्रोजन किस में बेटा? +3 में है। +3 में है तो ये मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में। नाइट्रोजन बेटा ग्रुप 15, क्या रेंज होती है इसकी? रेंज होती है बेटा -3 to +5। तो -3 मिनिमम, +5 मैक्सिमम, तो ये कहां है बेटा? बीच में है। बीच में है तो इट विल बिहेव बोथ एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है सर, हेलोजन में रिड्यूसिंग एजेंट बेस्ट कौन सा है? फ्लोरीन या आयोडीन? अरे भाई साहब कहां से, हेलोजेंस होते हैं बेटा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, और हेलोजेंस में सबसे ज्यादा ऑक्सीडाइजिंग नेचर किसका रहता है? फ्लोरीन का रहता है। ठीक है, तो अगर फ्लोरीन सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो आयोडीन आपका सबसे स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट रहेगा। ठीक है, ये बेटा ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है बेटा चैट सेक्शन में, है ना, ज्यादा होशियार बनने की जरूरत नहीं है बेटा चैट सेक्शन में। यहाँ आ जाओ वापस, है ना, यहाँ आ जाओ। ठीक है, और स्पैम तो बिल्कुल भी ना करने की सोचो आज, है ना, स्पैम बिल्कुल भी ना करने की सोचो। जो मैं बता रहा हूँ वो पढ़िए। ठीक है, अपने जो अतरंगी डाउट है वो बेटा 5 मई के बाद में, ठीक है, जब 2025 की प्रिपरेशन करेंगे ना बेटा, है ना, तब। ठीक है, आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ बेटा। कार्बन सब ऑक्साइड C3O2, ठीक है, C3O2, ठीक है बेटा, C3O2 कार्बन सब ऑक्साइड। तो यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे देखो बेटा C3O2 ये स्ट्रक्चर रहता है, C3O2 बेटा ये स्ट्रक्चर रहता है। अरे मजाक कर रहे हैं, C3O2 ये स्ट्रक्चर रहता है। अब यहाँ पे देखिए बेटा, सुनिए ध्यान से, सुनिए ध्यान से, यहाँ पे आपसे अगर इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट पूछे तो इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, इसकी भी +2 और इसकी कितनी? 0। इंडिविजुअल कार्बन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है? +2, 0 और +2 है, याद रखना। और वहीं पर ही अगर आपसे एवरेज पूछे तो तीनों ऐड कर दो, +2, 0, +2, तो कितनी आ गई? +4 आ गई।
कितने कार्बन है, 1 2 3, कितने कार्बन है, 3, तो 3 से क्या कर देना बेटा, डिवाइड कर देना। तो ये क्या है, एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। याद रखना, इंडिविजुअल कार्बन पे ऑक्सीडेशन स्टेट कभी भी फ्रैक्शनल नहीं आ सकती। फ्रैक्शनल आ रही है इसका मतलब क्या है, एवरेज। जैसे ये याद करो Br3O8, जैसे याद करो Br3O8, तो यहाँ पे अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट देखो तो इसकी +6 है, इसकी +6 है और इसकी भी +6 है, तो यहाँ पे सॉरी बीच वाले की +4 है, बीच वाले के +4 है। तो देखो इंडिविजुअल ब्रोमीन पे ऑक्सीडेशन स्टेट फ्रैक्शनल नहीं है, लेकिन अगर आपसे एवरेज पूछे तो क्या करो, तीनों ऐड करो, कितना हो गया, +16 डिवाइडेड बाय कितने ब्रोमीन है, 3, तो डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ठीक है। तो ये कभी भी अगर फ्रैक्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट आ रही है तो याद रखिएगा इट इज एवरेज ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, वहीं पर ही देखो बेटा एन फैक्टर होता है या बैलेंस फैक्टर होता है। अब एन फैक्टर बेटा अलग अलग सब्सटेंस का निकाल लेते हैं। सबसे पहले एन फैक्टर आता है बेटा एसिड्स का। तो एसिड का एन फैक्टर क्या होता है, नंबर ऑफ H+ आयन गिवन, कितने H+ आयन दे रहा है ना। जैसे देखो HCl कितने H+ देता है, 1, तो एन फैक्टर 1। H2SO4 कितने देता है, 2, तो 2। HNO3 कितने देता है, 1, तो 1। ठीक है, तो ये आपका एन फैक्टर है। अब जरूरी नहीं यार जितने आपका जैसे आपका ये होता है, जैसे आपके H3PO4 होता है, अब इसका एन फैक्टर कितना होता है, इसका एन फैक्टर होता है बेटा, आपका एन फैक्टर होता है 3। लेकिन वहीं पर ही अगर H3PO3 होता है तो इसका एन फैक्टर कितना होता है, इसका एन फैक्टर 2 होता है। H3PO2 होता है तो इसका एन फैक्टर कितना होता है बेटा, 1 होता है। ठीक है, तो ये इसके क्या है, एन फैक्टर है। तो ये एन फैक्टर में याद रखने, रटने मत बैठ जाना, जितने हाइड्रोजन उतना एन फैक्टर, जितने हाइड्रोजन उतना एन फैक्टर, ये रटना नहीं है। एन फैक्टर हम लोगों को आने चाहिए निकालने। अब देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि एन फैक्टर फॉर सेम सब्सटेंस कैन वेरी फॉर डिफरेंट रिएक्शंस। अलग अलग रिएक्शंस का एन फैक्टर वेरी कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। यहां पे कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हैं, बिल्कुल सही है। यहां पे कितने हाइड्रोजन हैं, 2 हैं, तो क्या एक हाइड्रोजन निकला, यहाँ पे 3 थे, हाँ जी। यहाँ पे कितने हैं, 2 हैं, तो क्या एक हाइड्रोजन निकला, हाँ एक हाइड्रोजन निकला, तो एन फैक्टर कितना, 1 आ गया इस रिएक्शन के, बिल्कुल सही। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 3 है। यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है बेटा, 1 है, तो कितने निकल गए बेटा, 2 निकल गए। आपके पास 3 रुपए थे और आपके पास अब 1 रुपया ही है, तो कितने निकल गए, 2 निकल गए। तो यहाँ पे एन फैक्टर कितना आ गया बेटा, 2 आ गया। अब यहां पे देखो H+ कितने हैं, 3 है। यहां पे कितने हैं बेटा, 1 भी नहीं है, तो तीनों के तीनों निकल गए। तो यहां पे एन फैक्टर कितना आ गया, 3 आ गया। तो जितने H+ रिलीज होंगे उतना ही आपका क्या रहेगा, एन फैक्टर रहेगा। ठीक है, एसिड का। अब बेस किसके हिसाब से चलता है बेटा, OH- आयन के हिसाब से चलता है। तो यहां पे देखो एक OH- तो एक एन फैक्टर, 2 OH- तो 2 एन फैक्टर, 3 OH- तो 3 फैक्टर, बिल्कुल सही। सॉल्ट कैसे चलता है, सॉल्ट चलता है एन फैक्टर इज टोटल पॉजिटिव चार्ज या टोटल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, टोटल पॉजिटिव चार्ज बता दो या फिर टोटल नेगेटिव चार्ज बता दो। जैसे यहाँ पे देखो बेटा, जैसे देखो सोडियम किसमें बेटा, +1 में, क्लोरीन -1 में, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज +1, टोटल नेगेटिव चार्ज -1, तो एन फैक्टर कितना, 1। कुछ भी बस नंबर बता दो। जैसे एल्यूमिनियम किसमें बेटा, +3 में। ऐसे कितने हैं बेटा, 2, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज कितना आ गया, +6 आ गया। सल्फेट किसमें बेटा, -2 में। ऐसे कितने हैं बेटा, 3, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कितना आ गया बेटा, -6, तो एन फैक्टर कितना आ गया, 6 आ गया। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज बता दो या टोटल नेगेटिव चार्ज बता दो। ठीक है, अब अच्छा ध्यान रखना, पानी हम लोग इसमें काउंट नहीं करते। जैसे इसका एन फैक्टर कितना आ गया, 8, क्योंकि टोटल पॉजिटिव चार्ज 8 आ रहा था, टोटल नेगेटिव चार्ज भी क्या आ रहा था, 8 आ रहा था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखो बेटा, चार्ज के लिए एन फैक्टर क्या होता है, जितना भी चार्ज है, जैसे Na+, एन फैक्टर कितना, 1, एल्यूमिनियम +3, एन फैक्टर कितना, 3, ऑक्सीजन 2-, तो एन फैक्टर कितना, 2। जितना चार्ज है वही उसका एन फैक्टर है। और वहीं पर ही अगर हम एलिमेंट की बात करें तो जितनी उसकी वैलेंसी है, जैसे सोडियम की वैलेंसी 1, तो एन फैक्टर 1, मैग्नीशियम की 2, तो 2, एल्यूमिनियम की 3, ऑक्सीजन की 2, तो 2। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट क्या, इंपॉर्टेंट है बेटा आप लोग का एन फैक्टर फॉर रिएक्शन। एन फैक्टर फॉर रिएक्शन कैसे निकालते हैं, समेशन चेंज इनटू ऑक्सीडेशन नंबर इनटू नंबर ऑफ एटम्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे आप लोग बात करो तो मैंगनीज +7 में। ठीक है, अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मैंगनीज +7 से एसिडिक मीडियम में कहा जाता है, +2 में, न्यूट्रल मीडियम में कहा जाता है, +4 में, बेसिक मीडियम में कहा जाता है, +6 में।
और यहाँ पे आप लोगों को एन फैक्टर भी ध्यान होने चाहिए। अगर एसिडिक मीडियम है तो एन फैक्टर कितना है, 5 है। अगर न्यूट्रल मीडियम है तो एन फैक्टर कितना है, 3 है। अगर बेटा बेसिक मीडियम है तो एन फैक्टर कितना है बेटा, 1 है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब यहां देखो, अब जैसे डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन, सबसे पहला सवाल आता है कि डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है। तो डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन वो होती है जहां पे सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है एंड रिडक्शन होता है। जब सेम एलिमेंट का ऑक्सीडेशन हो, सेम एलिमेंट का रिडक्शन हो, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्प्रपोर्शनेशन। जैसे यहाँ पे देखो Cl2, NaOH लिया आपने, NaOH लिया कोल्ड एंड डाइल्यूट कंडीशन में, ये कन्वर्ट हुआ बेटा NaCl में एंड NaClO में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, क्या यहाँ पे ये 0 में है, हाँ। यहाँ पे गया ये -1 में, हाँ। यहाँ पे गया +1 में, तो यहाँ पे देखो ये 0 से गया -1, तो क्या रिडक्शन है, हाँ। ये 0 से गया +1, तो क्या ये ऑक्सीडेशन है, हाँ। तो सेम क्लोरीन का ही रिडक्शन हो रहा है, सेम क्लोरीन का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ये क्या है, डिस्प्रपोर्शनेशन। और याद रखना बेटा, फ्लोरीन डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करता, क्लोरीन करेगा, ब्रोमीन करेगा, आयोडीन करेगा। हेलोजन में बेटा एक फ्लोरीन है जो डिस्प्रपोर्शनेशन शो नहीं करेगा। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देख लो। अब जैसे देखो, अगर आपने हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लिया तो यहाँ पे देखो ये क्या जाता है, ये देखो क्या जाता है, 0 से कहां जाता है बेटा, ये -1 में जाता है और +5 में। याद रखना, ये NaCl में गया और NaClO3 में गया। ठीक है, तो ये -1 और ये +5 में जाता है। कब, जब हॉट एंड कॉन्सेंट्रेटेड कंडीशंस ले लेते हो तो। ठीक है, अब देखो बेटा इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालते हैं। इक्विवेलेंट वेट हम लोग निकालते हैं बेटा मोलर मास अपॉन एन फैक्टर। मोलर मास तो हमें आता है, हाँ जी सर आता है। एन फैक्टर अभी अपन ने सीख लिया, हाँ जी। तो अपन को इक्विवेलेंट वेट भी निकालना आ गया। और ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे देखो, जैसे यहाँ पे देखो ये H2SO4 है, तो इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है। इसका एन फैक्टर कितना है, 2 है। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालोगे, मोलर मास 98 अपॉन एन फैक्टर 2। मोलर मास 98 अपॉन एन फैक्टर 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, इक्विवेलेंट वेट कितना आ गया बेटा, 49। कितना आ गया बेटा, 49। सही है, सही है, सही है, सही है। जैसे यहाँ पे देखो बेटा एन फैक्टर कितना बेटा, एन फैक्टर कितना बेटा है, यहाँ पे देखो 3 H3PO4, एन फैक्टर कितना 3, तो यहाँ पे देखो इक्विवेलेंट वेट 98/3 मोलर मास बाय एन फैक्टर, मोलर मास बाय एन फैक्टर। ठीक है, ठीक है। अच्छा नॉर्मेलिटी, अब देखो यहाँ पे आ रही है नॉर्मेलिटी। चलो मैं आपसे पूछूं, टेम्परेचर डिपेंडेंट या टेम्परेचर इंडिपेंडेंट, बताइए। नॉर्मेलिटी टेम्परेचर इंडिपेंडेंट या टेम्परेचर डिपेंडेंट, तो ये कौन सी होती है बेटा, दिस इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। क्यों, क्योंकि वॉल्यूम आती है। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, किसमें, लीटर में। अगेन ml में लिया तो 1000 से मल्टीप्लाई, 1000 से मल्टीप्लाई। नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास, गिवन मास अपॉन इक्विवेलेंट मास। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा दो रिश्ते हैं, है ना बेटा, हाँ किसी के तो रिश्ते हैं, हाँ खुश होना चाहिए बेटा तुम्हें बेटा खुश होना चाहिए। सर क्या रिश्ते हैं, क्या रिश्ते हैं, रिश्ते ये हैं, नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर। यहाँ पे देखो नॉर्मेलिटी इक्वल्स टू मोलारिटी इनटू एन फैक्टर, और ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये दो रिश्ते हैं जो हम लोगों को काम आएंगे, हम लोगों को मतलब आप लोगों को। ठीक है, कब, 5 मई को। ठीक है, अच्छा यहाँ पे देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। सर क्या होता है लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस, अब देखो लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस क्या बोलता है, जैसे सपोज करो कोई सी भी एक रैंडम सी रिएक्शन है, क्या है, A + B इज गिविंग यू C + D। ठीक है, कोई सी भी रैंडम सी रिएक्शन है। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, अनबैलेंस्ड है, मान लेते हैं अनबैलेंस्ड है। लॉ ऑफ केमिकल इक्वेशन आप लोग अनबैलेंस्ड इक्वेशन में भी लगा सकते हो। और ये लॉ क्या बोलता है, ये लॉ बोलता है कि ग्राम इक्विवेलेंट A के बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट B के, बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट C के, बराबर होंगे ग्राम इक्विवेलेंट D के। मतलब एक इक्वेशन में कितने भी रिएक्टेंट हो, कितने भी प्रोडक्ट हो, सबके ग्राम इक्विवेलेंट क्या रहते हैं, बराबर। कौन सा लॉ है, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। कौन सा लॉ है बेटा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विवेलेंस। ठीक है, और कहां लगता है, ये लगता है बेटा टाइट्रेशन में। देखो टाइट्रेशन में आप लोग हमेशा ये फंडा लगाते हो, टाइट्रेशन में आप लोग हमेशा कौन सा फंडा लगाते हो, ये लगाते हो। कैसे, N1V1 इक्वल्स टू N2V2, या फिर मोल्स इनटू एन फैक्टर, मोल्स इनटू एन फैक्टर। ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ये क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब यहां देखो
अब यहाँ देखो आपके कौन कौन सी आपकी वो दे रखी है, टाइट्रेशन कौन कौन सी दे रखी है। सबसे पहले दे रखी है बेटा KMnO4 की टाइट्रेशन। तो यहाँ पे देखो KMnO4, अब सुनिए ध्यान से, ये चीज याद करना, एसिडिक मीडियम, न्यूट्रल मीडियम, बेसिक मीडियम। एसिडिक मीडियम में कहा जाता है +2 में, न्यूट्रल में +4, मान गए, बेसिक में +3। और याद रखिएगा KMnO4 इज अ सेल्फ इंडिकेटर। KMnO4 क्या है, सेल्फ इंडिकेटर है और किसी की जरूरत नहीं है। ये पिंक से क्या करता है, कलरलेस चले जाता है। पिंक से क्या करता है, ये कलरलेस चले जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो बेटा K2Cr2O7, अब ध्यान रखिएगा K2Cr2O7 का इनफैक्टर, K2Cr2O7 का इनफैक्टर कितना रहता है, 2 रहता है। K2Cr2O7 का इनफैक्टर कितना रहता है, 2 रहता है। 2 नहीं, अरे क्या बोल रहे हैं यार, सॉरी 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 सॉरी, 2 नहीं बेटा 6 रहता है। K2Cr2O7 का इनफैक्टर कितना रहता है बेटा, 6 रहता है। और ये सिर्फ और सिर्फ एसिडिक मीडियम में काम करता है, सिर्फ और सिर्फ ये एसिडिक मीडियम में काम करता है और किसी में काम नहीं करता है। अब ये सेल्फ इंडिकेटर नहीं है, यहाँ पे इंडिकेटर्स की जरूरत है। ये चीज एनसीईआरटी में दे रखी है। क्या दे रखा है, कौन कौन से इंडिकेटर होते हैं, इंडिकेटर होते हैं डाइफिनाइल अमीन एंड पोटेशियम फेरिसाइनेट, पोटेशियम फेरिसाइनेट, डाइफिनाइल अमीन एंड पोटेशियम फेरिसाइनेट, फेरिसाइनेट, यहाँ पे फेरी लिखो, फेरो नहीं है ये, फेरी, पोटेशियम फेरिसाइनेट, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है, ये रहा फॉर्मूला। ठीक है जी, और एक लास्ट आपकी टाइट्रेशन और दे रखी है, आयोडीन की टाइट्रेशन। सबसे पहले तो देखो इंडिकेटर क्या है आपका, स्टार्च सोल्यूशन है। इंडिकेटर क्या है बेटा आपका, स्टार्च सोल्यूशन है। अब आयोडीन की टाइट्रेशन दो होती है, एक आयोडोमेट्री, एक आयोडीमेट्री, सर एक आयोडीमेट्री, एक आयोडोमेट्री। कैसे याद करोगे, यहां देखो, क्या यहाँ पे आपको आई दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपको आई दिख रहा है, हाँ, तो यहाँ पे देखो डायरेक्टली आयोडीन इज यूज, डायरेक्टली आयोडीन इज यूज, तो आपका आई आ गया। ठीक है, और वहीं पर ही अगर आयोडो है, वहीं पर ही अगर आयोडो है, तो आप लोग डायरेक्टली आयोडीन यूज नहीं करते, पहले आप I- से आयोडीन बनाते हो, पहले आप आयोडीन मैन्युफैक्चर करते हो, फिर आप लोग यूज करते हो। ठीक है, सुन लो, बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ये चीज ध्यान देना, स्टार्च सोल्यूशन ध्यान देना। ठीक है,